ज़रा हटके में खुश आमदीद। शाहज़ेब जिलानी, ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। भारतीय इंतख़ाबात में जो तीसरा मरहला है उस पर वोटिंग इस हफ़्ते हुई है। वोटर टर्न आउट कम है, मोदी सरकार में परेशानी है, वोटर्स को कैसे लाया जाए, तो पाकिस्तान और मुस्लिम मुखालिफ बयानात ज़ोर पकड़ रहे हैं। इसका हम प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। इसके अलावा वकला ने मुल्क भर में 9 मई को अदालतों का बाइकआउट करने का ऐलान किया है। लाहौर में आज पुलिस की वकला की झड़पें हुई हैं। ये वाक़या पुलिस गर्दी था, वकला गर्दी था, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। या दोनों थे, नैले पे दैला, तो कुछ भी हो सकता है। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। गज़ा का भी जिक्र होगा। लेकिन आगाज़ इस खबर से कि बानी PTI ने आज भरपूर बयानात दिए हैं। आपको याद होगा गुज़श्ता रोज़ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बज़ाहिर एक सियासी जमात और उसके लीडर को ख़ासा तनकीद का निशाना बनाया गया। फ़ौजी तर्जुमान के इल्ज़ामात थे PTI के ख़िलाफ़, तकरीबन एक चार्ज शीट थी और तवक्को के ऐन मुताबिक आज PTI की तरफ से, उनके रहनुमाओं की तरफ से, ख़ुद इमरान ख़ान साहब की तरफ से उसका जवाब आया है। और गुज़श्ता रोज़ DG ISPR ने कहा था कि अगर आगे बढ़ना है तो इंतशारियों को तौबा करनी होगी, माफ़ी मांगना होगी कौम से। इमरान ख़ान साहब ने आज कहा कि जी किस बात की माफ़ी, मैं किस बात की माफ़ी मांगूं, बल्कि अगलों को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ज़्यादती तो मेरे साथ हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो मुल्क के वसीतर मफाद में चाहते थे कि बातचीत हो, बात करनी है तो करें, ना करनी है तो ना करें। मैं बचपन में जब लड़ाइयाँ होती थी ना दोस्तों के साथ, तो हमेशा एंड में इसी मुद्दे पर बंदा रुक जाता था कि यानी पहले तुम सॉरी बोलो, कहता कि नहीं पहले तुम सॉरी बोलो, फिर बीच में कोई तीसरा आता था और कहता था कि यार छोड़ दे यार भाई। अब वो एक्चुअली तीसरा जो आता था बीच में, वो अब उससे भी लड़ाई है। वो उसी से ही तो लड़ाई है। ये तो आगे कैसे चलेगा मामला? मसला है। तो कल हम प्रोग्राम में जब बात कर रहे थे, जैगम साहब भी थे, आपने भी एक जुमला कहा कि PTI की तरफ से अक्सर ये नज़र आता है आ बैल मुझे मार। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने देखा कि कल जब उसका जवाब देने की कोशिश की PTI ने, तो कहीं कहीं पर लगा कि उनका गला घोंट दिया गया। लेकिन आज वो खुल के बोल रहे थे और ज़ाहिर के तैश में भी थे। लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये एक्सपेक्टेड था। ज़ाहिर है कि PTI से, उनके लीडर से अब यही एक्सपेक्ट करेंगे ना? हाँ, यही एक्सपेक्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं आपसे बातचीत भी करना चाहता हूँ किसी मसले पे, तो मैं कालीन की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू करूँगा। हालांकि मेरे जहन में ये होगा कि यार चलो आखिर में 10,000 में भी बिक जाए तो बुरा नहीं है, लेकिन मैं 2 लाख से शुरू करूँगा और उस पर अड़ूंगा। और 1 लाख पे तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि उससे नीचे। तो ये पूरी भूख से मर जाएंगे। पूरी दुनिया में ये जो है हाईएस्ट बिडिंग जो है वहाँ से बात शुरू होती है और आखिर में कहीं दरमियान में हो जाती है। अब कल फ़ौज ने जब इतना बेलचक मौक़िफ़ दिखाया कि जी माफ़ी मांगे, अच्छा ये कोई सियासी ज़बान नहीं है। सियासतदान कभी भी ये वोकैबुलरी इस्तेमाल नहीं करेगा। सियासतदान ने तो मतलब ये डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर हुआ ना। हाँ, एक तरह से वोकैबुलरी तो वही है। अच्छा ये सियासत ज़बान नहीं चलती है। और अच्छा सियासतदानों को कहते हैं ये तो डमी है। अच्छा डमी की वजह आप असली से बात कर लो, असली की ज़बान भुगतो। तो अब उसके मुकाबले में फिर आप क्या करेंगे? या तो आप कहें नहीं नहीं असल में बात दरअसल ये थी, ऐसा नहीं थी, और कहेंगे ठीक है तू है तो मैं भी हूँ। हाँ। तो इनकी मिसाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पर ना कोई कालीन बेचने के चक्कर में है, ना कोई कालीन खरीदने के चक्कर में है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कालीन कहीं भी जाने वाला है। नहीं, कालीन PTI बेचना चाहती है। मैं कल भी इनसे सुन तो ले, मैं कल इनसे वक्फे में बात कर रहा था कि यार हमारे पाकिस्तान की कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि हर सियासी जमात बशमूल PTI बात करती अवाम की ताकत, बैलेट की ताकत की। ठीक है, बैलेट की ताकत 8 फरवरी को देख ली सबने। उसके बावजूद आज भी PTI के अंदर से ये ख्वाहिश है, मकबूलियत उसकी तरजीह नहीं है, मकबूलियत को वो कबूलियत के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। हाँ, लेकिन देखो बॉस, मकबूलियत तो देखें, एक तो क्या कहते हैं ना कि मकबूलियत है, लेकिन फिर वो ब्लैंको का भी तो इस्तेमाल काफ़ी हुआ ना फिर बाद में, फॉर्म 45, फॉर्म 47। तो पॉइंट इज कि आप अगर आपके हाथ में एक चीज़ है, आप उसको कन्वर्ट ही करते हैं ना यार। देखो ये इस मुल्क की एक हकीकत है। अच्छा जब आप फॉर एग्जाम्पल जब आप कहते हैं कि यार सिर्फ मकबूलियत के जोर पर आना चाहिए, कैसे कैसे ये एक सवाल बनता है ना। अब उसके लिए अच्छा मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ,
कि इमरान खान साहब ने आज भी ये कहा कि मुझे तो 9 मई का पता ही नहीं था, मैं तो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मुझे पता चला कि बाहर क्या हुआ है। ठीक है ना, ये मुझे याद पड़ता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अता बंदयाल साहब के सामने उन्होंने कहा कि अगर कुछ हुआ है बाहर तो मैं उसकी मजम्मत यहाँ बैठा हूँ, मुझे उन्होंने कहा मैं मजम्मत करता हूँ। ठीक है ना, अच्छा उनका ये जो स्टांस है ये क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा, मतलब ये क्यों, मतलब मुझे याद अच्छी तरह से उन्होंने कोर्ट में जाके ये कहा था। तो वो कह रहे हैं मैं मजम्मत कर चुका हूँ, आप कह रहे हैं ना माफ़ी मांगे, तो मैं मजम्मत कर चुका हूँ। हमने देखा पीटीआई के बाकी सारे लोग जो जेलों में गए, थानों में गए, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई तो उन्होंने क्या कहा, 9 मई की मजम्मत करते हैं। ठीक है ना, और फिर उनको माफ़ी दे दी गई या उनको ऑफ द हुक कर दिया गया। तो खान साहब कह रहे हैं कि मैं तो ये बहुत पहले कह चुका हूँ, तो क्यों मेरी बात एक्सेप्ट नहीं हो रही है। अच्छा दूसरी बात देखिए, मतलब देखिए बहुत केसेस में लीड तो आपकी पार्टी के लीडर्स ने किया था ना। आई मीन यास्मीन राशिद साहिबा ने पहले लोगों को समझाने के लिए, लेकिन फिर यू गेट स्वेप्ट अप इन द मूवमेंट। और अब ये बंदा कोई दावे के साथ नहीं कह सकता था कि सारे के सारे ही पीटीआई के वर्कर्स थे। बिल्कुल हो सकता है कि उसके अंदर कुछ लोग आप इंसर्ट भी हुए हैं। एंड अगेन ओपन फायर नहीं किया गया जैसे जैगम साहब ने बोला, मैं मतलब सड़क की लेकिन जो पतलून नीलाम कर रहे थे वो कोई खुफिया लोग तो नहीं थे ना। बहक गए अपने, बहक गए। तब कि ऑर्डर कहाँ से आया है, या ये साइमल्टेनियसली, वॉलंटरली, स्पॉन्टेनियसली सारे लोग एक ही तरह के मुकाम तक पहुंच गए। अब ये भी एक थोड़ी सी अजीब बात तो है। सड़क की बात ये है कि मैं अभी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में गया था लाहौर। तो मैं बड़ा शौकीन हूँ रक्षों वक्षों में सफ़र करने का ना, उससे ज़रा पल्स मिलती है। एयरपोर्ट में जा रहा था रिक्शे में बैठ के, तो वो कंटोनमेंट वाली जो सड़क है आगे जो जाती है एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ से गुजरा तो वहाँ वो उन्होंने ब्लॉक्स वो बनाए हुए, डिवाइडर्स बनाए हुए लोहे के रिमूवेबल, और वहाँ वो संतरी खड़े होते हैं कैमरे वैमरे लेके और ये। अब उससे गुजरे ना तो मैंने कहा यार बड़ा इंतज़ाम है यहाँ तो। कहने लगे होनी है, उस दिन नहीं सी। सड़क का परसेप्शन ये है, आप कुछ भी कहते हैं। ये है, देखो अगेन उस दिन क्यों नहीं था, देखो ये सवाल तो है। 100% वन वे या 100% वन वे की बात नहीं है ना। आई मीन देखो उस वक्त तक, अब आप माहौल देखें, अब ये चले हमें कल भी यही बातें करनी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप आ ही गए हैं इस पॉइंट पर। उस वक्त का आप माहौल देखें, उस वक्त ये तो वेट कर रहे थे ना कि यार कोई आपने ऐसा कदम ले, हमास हमला करे और हम अपने एजेंडे को पूरा करते हैं। ठीक है ना, तो यकीनन ये चीज़ एक मतलब कोई अनबिलीवेबल बात नहीं है कि जब ऐसा मौका आपके सामने बना, पीटीआई ट्रैप में आ गई। तो उन्होंने, अब देखो बैल भी तो कभी कहती है ना कि यार ठीक है थोड़ा सा नजदीक आए ताकि मैं आपको मारूं, राइट। आई मीन बैल को भी तो एक मतलब रनवे चाहिए होता है ना। आप बैल के अगर यार्ड में आ गए हैं और आपके हाथ वो क्या कहते हैं वो टोरियोडोर के पास वो लाल होता है जो भी पंप स्पेन में जो करते हैं, तो बैल में तो आके मारना। तो ये जो बयानबाजी हुई है पिछले 24 घंटों में, उससे तो ये क्लियर है कि फिलहाल ये जो गैप है वो काफी बड़ा है, खलीज काफी बड़ी है। इस वक्त मिठाई वालों का सही काम चल रहा है नून लीग के अंदर, बिकॉज उनकी फ्रैंकली स्पीकिंग काफी टेंशन थी कि यार अब मतलब यू नो एक ऐसे दो चीजें हैं इसमें ना। एक तो कि क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता, जब भी मूड बदल गया तो एक मुतबादिल हमेशा होता है। इस वक्त कोई मुतबादिल है ही नहीं, किसको लाओगे, राइट। दूसरी बात सॉरी कि वो भी थोड़ा सा ना आप देख रहे हैं कि अपनी स्पेस चेक कर रहे हैं। अगेन कल भी बात की थी राना सनाउल्लाह के बयानात, यू नो, और मियां नवाज शरीफ की आपको पता है पुराना आदत है, वो अपनी स्पेस वापस लेते हैं थोड़ी बहुत जिस भी तरीके से। तो अब उनको लग रहा है कि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस है, अभी तो वो खामोश रहेंगे, लेकिन ये कुछ महीने का चेक करते रहेंगे। हमारे यहाँ तो चीजें कॉन्स्टेंटली हमारे यहाँ कुछ नहीं पता रहती हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं पता। 2018 में लग रहा था कि 10 साल के लिए आए हैं। याद है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा आप देखो ना 70 में दो ही पार्टियां थी, फौज थी या शेख मुजीबुर रहमान थी। भुट्टो साहब फायदा उठा गए, सही है। तो इसी तरह इसमें जो ग्राउंड पे पार्टी है वो तो दो है ना, या तो एस्टेब्लिशमेंट है या पीटीआई है। तो दरमियान में फायदा जो है वो जब तक बन सकता है बने। आखिर में अगर खिड़की खोलनी है तो इन दोनों को ही खोलनी पड़ेगी ना। यही है। अच्छा, अब दरमियान की बात हुई तो पीटीआई के दरमियान भी एक एक इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है। इस शेर अफजल मरवत के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि बड़े एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ना। उन्होंने कहा पीटीआई की क़यादत आज सुना दे के शेर अफजल मरवत साहब काफी नाराज हैं। आज की वाली बात की है, कल बात की है, लेकिन बहरहाल सुना दे। मैं बतौर एहतजाज
इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूं और न मैं इनको कैद समझता हूं, न ये मैं इनके लिए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरा कायद इमरान खान है और मैं आज जा रहा हूं और इस जेल तब आऊंगा जब खान मुझे बुलाएगा और तब एहतजाज के लिए आऊंगा जब खान मुझे एहतजाज की जिम्मेदारी देगा। इन लोगों को बीच में मैं मानता ही नहीं हूं। मतलब मैं आपने एक सवाल किया था। हाँ, मैं एक सवाल किया था जी, मुझसे किया था कि इनके बारे में क्या ख्याल है। मैंने देखता हूँ एज अ शूटिंग स्टार, हाँ, वो जो यूं तेजी से उभरता है और तेजी से नीचे आता है। और हमारे यहाँ चूंकि बाकी पार्टियों में भी, पीटीआई में भी पर्सनालिटी कल्ट है ना, तो बहुत ज्यादा वो जोश होता है कि लीडर के सबसे ज्यादा करीब मैं हूँ, लीडर का आशीर्वाद मुझे है। लेकिन लीडर अगर जेल में हो, लेकिन अभी आप दोनों से एक बुनियादी सवाल ये कि शेर अफजल मरवत जो है वो आज नई बात नहीं है, कई दफा इस्तीफा भी दे चुके हैं और कई दफा वापस भी आ चुके हैं, कई दफा निकाले भी गए हैं, कई दफा वापस भी लिए गए हैं। तो आना जाना ये बेसिकली क्या शेर के साथ हैं या शिकारी के साथ हैं या दोनों के साथ? दोनों के साथ। अब ये सवाल तो ये अच्छा, ये सवाल मैंने अक्सर पीटीआई के कुछ रहनुमाओं से भी पूछा है, यू नो, प्राइवेटली, क्वाइटली, कि यार, और कुछ हुआ था वो उनकी कोई अक्सर उनके होता रहता है ना, पहले वो आदिल राजा और हैदर मेहदी के पीछे मुकद्दार हो, फिर इनकी कटपिट हुई, ठीक है। फिर कुछ पीटीआई के लोग कह रहे थे कि नहीं, यू नो, हम इनके मरवत साहब के साथ हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि यार तुम लोग कहाँ से आ गए हो, तुम लोगों ने तो हमें गुमराह किया था। अच्छा, इसमें भी एक बहुत इसमें भी एक हकीकत है, क्योंकि वो तो उनका तो ये इंप्रेशन था ना कि सर आप निकले, आप एर्दोआन बने और लोग टैंकों के सामने लेट जाएंगे और बगावत हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होना, क्योंकि एर्दोआन को भी मेरा ख्याल है कि दिहाई से ज्यादा कोई 20-25 साल लगे थे ना, 2.5 साल नहीं। बहरहाल तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि यार क्या सीन है इनका, तो उन्होंने कहा, पहले तो कहा कि यार थोड़ा सा लूज कैनन है, थोड़ा सा जज्बाती है, ये वो, और एक ने कहा कि मुझे तो लगता है कि प्लांटेड है, पैराशूटर, लेकिन लाए नहीं, पैराशूटर नहीं, प्लांटेड, डिफरेंट है ना, डिफरेंस है पैराशूटिंग और प्लांटिंग में। तो मैंने कहा लेकिन लाए तो खान साहब ही है ना, तो उन्होंने कहा हाँ ये बात, खान साहब को कौन लाया था? वेल आई मीन वो उस वक्त के खान साहब, देखो हम आज की अभी के खान साहब की बात कर रहे हैं यार, कम ऑन यार, कंफ्यूज ना करें लोगों को और मुझे भी। तो आज ये जो अभी जो ये नाराज हैं वो हैं कि उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से हटा दिया, और कहानी कुछ यार वैसे जरा सलाम है, आप ये पीटीआई के अंदर की खिचड़ी को जिस तरह से आप फॉलो करते हैं ना, मेरा तो दिमाग दही हो जाता है कि एक से एक कैरेक्टर, रोज उनका कुछ ना कुछ 3-4 ट्वीट रोज बताते रहते हैं, आज पीटीआई के अंदर ये हुआ, आज वो हुआ। 3-4 ट्वीट मेरी टाइमलाइन पर होता है यार, मुझे देखने की जरूरत नहीं होती, मैं हज़ार और भी हम है जमाने में। यार बात सुनो, नहीं तो आज तो हम पीटीआई की बात कर रहे हैं ना। अच्छा चलो आप बताएं, आप ट्विटर में बात कर रहे हैं, ट्विटर कैसे इस्तेमाल करते हो? यहाँ तो बैन है, पाबंदी है। अच्छा, और ये तहयात रहेगी, क्योंकि आज भी अगर आप टॉप ट्रेंड देखें क्या है ट्विटर पे, क्या है वीपीएन के साथ 9 मई फॉल्स फ्लैग, 9 मई। तो और कुछ इनसे सारी जो ये जो तू मैं और तुम सॉरी बोलो, नहीं तुम सॉरी बोलो, और शिकवा और जवाब शिकवा में और कुछ ना तय हो, एक चीज तय है कि ट्विटर ने नहीं खुलना। जिन्होंने मास्टर किए थे ये ट्रेंड चलाना, अब वो खुद बैकफुट पे आ गए हैं, क्योंकि वो जो टैलेंट है और वो जो रिगर है वो किसी और ने पकड़ लिया है ना। तो देखिए एक रिकॉर्ड जैसी करनी वैसी भरनी, एक रिकॉर्ड तो रहा है ना कि जो भी टैक्टिक और जो भी प्रॉक्सी पैदा की गई है वो अच्छा बूमरैंग की तरह घूम फिर के वापस ही आती है ना। तो ये तो हमने देखा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे वीपीएन के पैसे देने पड़ते हैं जी, क्योंकि मैं सस्ते वीपीएन नहीं इस्तेमाल करता, फ्री वाले जिसमें एड्स आते हैं। ये तुम किसी पे तंज तो नहीं कर रहे हो? मैं बिल्कुल भी नहीं। हाँ, गरीब लोगों पे गरीब लोग मैं कैसे तंज करूं? एक वक्फा ले ले। शहबाज शरीफ कौन से वीपीएन यूज कर रहे हैं मैं ये जानना, ये गुफ्तगू करते रहेंगे, वक्फा ले ले। आज दिन में टीवी स्क्रीन्स पे आपने मनाजिर देखे होंगे, लाहौर से दिखाए जा रहे थे, जिसमें वकला की बहुत बड़ी तादाद थी, दूसरी तरफ पुलिस थी, डंडे भी चल रहे थे, शेलिंग भी हो रही थी, वाटर कैनन भी चल रहा था। हमारा एक बदकिस्मत मुल्क है जहां आए दिन ये वाक़यात हम देखते रहते हैं। आज के वाक़यात की वजह क्या रही, थोड़ा जब हमने पता किया तो पता चला कि वकला को एतराज़ था दो चीज़ों पे। एक तो ये कि सिविल अदालतों की मुंतकली हो रही है, उसके वो ख़िलाफ़ हैं, और दूसरा दहशतगर्दी के मुकदमात हैं कुछ वकला के ख़िलाफ़, जिसे वो चाह रहे थे कि वापस लिया जाए। तो पहले तो एहतजाज पुरअमन था, लेकिन फिर जब वकला ने अदालतों के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने कहा कि इसकी इजाज़त नहीं है, और फिर ये पूरा गुत्थम गुत्था हो गया मामला। इस वजह से ज़ाहिर है कि लाहौर में आज बड़े लोगों को परेशानी रही, रोड ब्लॉक हो गए, अफरा तफरी का एक माहौल था। बाद में शाम गए, पता चला कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि जी ये तो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है,
और 9 मई को हड़ताल होगी, कहीं पे भी अदालतों में वकला पेश नहीं होंगे। सब कुछ 9 मई को ही होना है। हाँ, सब कुछ 9 मई को होना है ना, टाइमिंग भी बिल्कुल सही है। देख लो। तो हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर के मोहम्मद बिलाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिलाल भाई, इसकी खबरें मैंने भी पढ़ी, ज़रार ने भी देखी, लेकिन उस पूरी कहानी में ये जो बुनियादी सवाल है कि मामला असल में था क्या, ये क्या केस है एंटी टेररिज्म का वकला के ख़िलाफ़ जिस पर ये मामला इतना आपे से बाहर हो गया। पहले ये थोड़ा पस मंज़र बताएं, फिर हम आगे आपसे सवाल करते हैं। देखिए शाहजेब साहब, दो इश्यूज हैं। एक इशू है अदालतों की मुंतकिली और दूसरा इशू है वकला के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं पंजाब पुलिस की जानिब से। अदालतों की मुंतकिली का जो मामला है उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो लाहौर में अदालतें हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। जो साबिका चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनके टाइम पर एक डिसीजन लिया गया और ये फैसला किया गया। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है उनका तो यही कहना था कि जो कुछ वकला बरादरी की जानिब से ही ये मुतालबात उनके सामने रखे गए थे कि कुछ अदालतों को शिफ्ट किया जाए और दूसरी जगह पर लोकेट किया जाए। ऐवान अदल में से कुछ 6 जज साहिबान थे ऐसे, तो उस वक्त वहाँ पर सिविल जजेस जिनको वहाँ से जो यहाँ पर मॉडल टाउन में कचहरी है वहाँ पर जो है उनके जो कोर्ट्स थी उनको शिफ्ट कर दिया गया। ये जब शिफ्टिंग का मामला आया तो उसके ऊपर कुछ वकला जो है उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया और उन्होंने हाई कोर्ट से मुतालबा किया कि ये जो शिफ्टिंग की गई है कुछ अदालतों की, इसके ऊपर नजरसानी की जाए। उनका ये कहना था कि वकला बरादरी के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो एक जो टाइम पर जो है पहले एक कोर्ट में पेश हो जो लाहौर के एक कोने में और उसके बाद दूसरे कोने में चलिए इस पे इख्तिलाफ है। दहशतगर्दी का क्या सीन है जी। उसके साथ साथ जो दूसरा इशू है वो है दहशतगर्दी के मुकदमात। तो ये इशू ये है कि पंजाब पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ वकला जब भी कोई केस किसी वकील के खिलाफ आता था तो पंजाब पुलिस की जानिब से इस दहशतगर्दी के जो दफात हैं, ATA के जो मुकदमात होते हैं, वो तमाम दफात जो है उन मुकदमात में शामिल कर दी जाती थी वकला के खिलाफ। इसके ऊपर वकला ने काफी ज्यादा एहतजाज किया। बारहा वो जो लाहौर हाई कोर्ट में भी गए, जो लाहौर हाई कोर्ट की बार है, सॉरी ये कोई रविश है या ये कोई मखसूस वकला हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं? ये हम इसको समझना चाह रहे हैं कि क्या इस तरह के केसेस होते आ रहे हैं, महीनों से होते आ रहे हैं? दहशतगर्दी का केस कोई छोटा केस तो नहीं होता ना बिलाल भाई? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिर्फ लाहौर में ऐसा नहीं हुआ कि किसी वकील के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज कर दिया हो। ये पंजाब भर के मुख्तलिफ शहर हो, चाहे सरगोदा हो, चाहे कोई और शहर हो, वहां पर भी ये मुकदमात जो है वकला के खिलाफ दर्ज किए गए थे। जो वकला बरादरी है उनका ये कहना है कि अगर किसी वकील ने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसके खिलाफ वही दफा लगाई जाए जिसका उनके ऊपर जो है वो इल्जाम है कि किसी वकील ने क्या जुर्म किया है, उसके ऊपर सिर्फ वो मुकदमा होना चाहिए। लेकिन अगर किसी वकला के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उनका ये कहना है कि पंजाब पुलिस डेलिबरेटली उसके अंदर ATA की जो दफात है वो भी डाल देती है और ये सिर्फ वकला के खिलाफ पंजाब पुलिस जो है। बिलाल भाई आपको सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, क्या ये कोई खसूसी शफकत है वकला पर या पंजाब पुलिस करती ही ऐसी है? मैं मतलब सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल केसेस की मालूमात है तो क्या इस तरह के केसेस में सिर्फ वकला पर ही इंसदाद दहशतगर्दी के केस बनाए जाते हैं या बाकी तबकात पर, बाकी आम शहरियों पर भी? देखिए ज़रार साहब, आपने अक्सर ये कोर्ट्स में भी सम टाइम ऑब्जर्वेशंस देखी होंगी कि जब मामला कुछ भी होता है तो उसके अंदर जब कोई ज्यादा हाईलाइट होता है मामला मीडिया में तो उस केस में आप देखेंगे कि एक जो दफा लगती है वो ATA की जरूर लगा दी जाती है। इसके ऊपर कोर्ट भी एतराज कर चुकी है मुतअद्दिद बार कि ये मामला तो कोई और था, इसका इंसदाद दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक। यही वकला का भी यही एहतजाज है कि अगर कोई केस किसी वकील से कोई भी जुर्म सरजद हुआ है, अगर उसके ऊपर कोई इल्जाम है तो वो वही जुर्म जो उसने किया है वही दफात उसके खिलाफ मुकदमात में होनी चाहिए। लेकिन वकला के खिलाफ पंजाब पुलिस जो वकला के खिलाफ मुकदमात दर्ज करती है उसमें अपना जो उनके हमेशा से हमने देखा है कि वकला और पुलिस के दरमियान तो चपकलिश रहती है, कशीदगी रहती है। ठीक है, अच्छा बिलाल, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है कि वकला का निकालती है। हाँ, वकला का ये पॉइंट ऑफ व्यू जायज़ भी हो, मुतालबा भी जायज़ हो, आज उनका जो एहतजाज है वो भी उनका हक है। ये फिर अदालत के अंदर क्यों जा रहे थे? अगर उनको कहा गया है कि आप बाहर रहें, वहाँ पे अपना मुजाहरा करें, अपना एहतजाज करें, वो अंदर क्यों स्टॉर्म करने की कोशिश क्यों की उन्होंने अदालत में? देखिए ये कल फैसला हुआ था कि वकला आज एक एहतजाजी रैली करेंगे और यही उनके जो मुतालबात हैं अगर वो उनको तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर इसके ऊपर एहतजाज होगा।
आज ये एहतजाजी रैली स्टार्ट हुई ऐवान अदल से और इसने लाहौर हाई कोर्ट तक आना था। पंजाब पुलिस की ऑलरेडी भारी नफरी वहां पर तैनात थी और जो वकला के लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एंटर होने का मामला है, तो वकला का ये कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट बार है, लाहौर बार एसोसिएशन है, उनकी एक जनरल काउंसिल का इजलास होना था और ये तमाम वकला जो वहां से मार्च करते हुए लाहौर हाई कोर्ट आए थे, इन्होंने उस जनरल काउंसिल के इजलास के अंदर शरीक होना था और फिर वहां पर आइंदा का लाहे अमल का ऐलान किया जाना था। लेकिन पंजाब पुलिस की जानिब से ये उन्हें कैटेगोरिकली कन्वे कर दिया गया कि लाहौर हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर ये एहतजाजी रैली दाखिल नहीं हो सकती। जो मेन गेट था, एंट्री गेट था लाहौर हाई कोर्ट का, उसके ऊपर पंजाब पुलिस ने जो है वहाँ बैरियर्स खड़े कर दिए थे। लेकिन जब वकला ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो उस वक्त ज्यादा टेंशन क्रिएट हुई। पंजाब पुलिस का ये मौकफ है कि लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश के दौरान पुलिस के ऊपर पथराव किया गया वकला की जानिब से और पुलिस ने रिटेलिएट किया है, जबकि वकला का ये कहना है कि वो तो अपना एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, ये उनका राइट था कि वो लाहौर हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में जाते। ठीक है, मतलब वकील कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकता। नहीं, देखें वो ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन देखें दुनिया भर में ये होता है कि एहतजाज करने से पहले आप कोर्ट के साथ, अपना पुलिस के साथ आप तय कर लेते हैं कि हम इस जगह खड़े होंगे, यहाँ पे करेंगे ना। ये हमारे यहाँ एक है कि जी कि आप कहीं भी चले जाएंगे, मतलब अगर वो कहते हैं कि जी आप ये जगह है आप करें, वो कहते हैं नहीं हम इसके अंदर जाएंगे, तो वैसे इसके बाद एक जवाब तो मिल जाता है ना पुलिस को। अच्छा, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी हाई कोर्ट में वो फुटेज याद है कि एक पुलिस वाला है, उसने सिर्फ बनियान पहनी हुई, कमीज उसकी फटी हुई, आगे आगे भाग रहा है, वकला उसके पीछे पीछे दौड़। तो सर देखिए अब अच्छा दोनों कम नहीं है, ऊपर से आते दोनों हैं, तरफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात का गलत इस्तेमाल होता है। ये हमने 1000 बार देखा है, हर केस में बस यार डाल दो। आपको पता है सिंध यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल के बच्चे हैं वो एहतजाज कर रहे थे पानी वानी के लिए, उसमें भी उन्होंने डाल दी। इस तरह की अगर इस तरह की मिसालें हम गिनने लग गए तो पूरा हमारा अगला प्रोग्राम वकीलों का प्रोटेस्ट ये था कि जी हमारे वकीलों पे ना डालें, वो उनका हमेशा यही आम आदमी पे डालते। देखिए सर, और जहाँ तक ये यहाँ दाखिल होने की इजाज़त है, वहाँ दाखिल होने की इजाज़त है। आपको अच्छी तरह से याद होगा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, याद है आपको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी? सर वो तो इमरजेंसी रूम में दाखिल हो गए, उन्होंने मरीज लोगों को कैथीटर लगे हुए थे, उनको मारा था, कुछ मरीज दम भी तोड़ गए थे। तो मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ना कोई सफेद है ना कोई स्याह है, सभी स्याह हैं। मैं इस पे शुक्र करता हूँ कि हमारे यहाँ सिंध में ऐसे वाकयात नहीं होते वकीलों के, ये सारे पंजाब में नजर ना लगाएं, आप नजर ना लगाएं। मेरे मुंह में खाक, बिकॉज़ सिंध बार काउंसिल ने भी हड़ताल का ये एक विफाकी मुल्क है, ऐसी बातें आपको जेब नहीं। देखिए खबरें कुछ मखसूस खबरें मखसूस इलाकों से आती हैं, मखसूस एजेंडा है। चले एक मखसूस ब्रेक ले लें जी। वेलकम बैक। भारत में कल लोकसभा इंतखाबात के 7 मरहलों में से तीसरे मरहले की तकमील के बाद 52% नशिस्तों के लिए आप कह सकते हैं कि पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। उत्तर प्रदेश से इत्तलात हैं कि कुछ मकामात पे मुसलमान वोटरों को पोलिंग स्टेशनों में नहीं आने दिया गया, जबकि बहुत सौ के नाम वोटर्स लिस्ट से गायब थे। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा इस मफरूज़े पर लगाया है कि 2019 के बाद से जो नए वोटर्स फहरिस्त में शामिल हुए हैं, और ज़ाहिर है ये लाखों होते हैं, उनके सबब अगर इस बार वोटिंग में 5% स्विंग भी होता है तो 400 आसानी से पार हो सकता है। मगर बीजेपी की तवक्कुआत के बरक्स इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले में आंकड़े ये लगाए गए हैं कि 2019 के मुकाबले में औसतन 5% कम वोट पड़े हैं इन दो मरहलों में। लिहाजा बीजेपी ने राम मंदिर और मजबूत मईशत के नाम पे इंतखाबी मुहिम को एक तरफ रख के मुस्लिम कार्ड फिर से निकाल लिया है। तीसरे मरहले के पोलिंग पे इसका ख़ास असर नहीं देखने में आया। वोटरों ने उसी तरह उकताहट का मुजाहरा किया जो वो पहले और दूसरे मरहले में कर चुके हैं। 2014 और 19 में फ़िज़ा में मोदी के हक़ में एक वेव दिखाई देती थी, लहर दिखाई देती थी। इस बार वो भी गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि इंतखाबात के बाकी 4 मरहलों में अपने वोटरों को जोश दिलाने के लिए बीजेपी को एंटी मुस्लिम मसाला तेज़ करना पड़ेगा। इसके जो संकेत हैं
या आसार जी वो हमें दूसरे मरहले के बाद से ही मिलने शुरू हो गए हैं। मसलन राजस्थान में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मोदी साहब ने कहा कि ये चुनाव एक राष्ट्र, एक धर्म और एक भाषा का फैसला करेगा। समझ गए? वन नेशन, वन नेशन, लैंग्वेज, हाँ, यार और वन मैंने रिलीजन। पहले सुना है। वन रिलीजन कैसे सुना? आइन राइख, आइन वोल्क, आइन फ्यूरर। हम तो 76 साल से सुनते हैं। जी अच्छा, हिटलर, डॉइच। हाँ, आइन डॉइचलैंड। अच्छा, एनीवे बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया। अगर, और उन्होंने कहा अगर कांग्रेस आई तो वो हिंदुओं का तमाम धन दौलत इन घुसपैठियों के हवाले कर देगी जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हिटलर ने क्या कहा था यहूदियों के बारे में? अच्छा, ये इजरायली फ़लस्तीनियों के बारे में भी यही कहते हैं। हाँ। अच्छा, हालांकि इसकी जो हकीकत ये है कि मुसलमानों की तादाद 15% से कम है और उनकी फर्टिलिटी रेट एक्चुअली नीचे जा आप रही है। बीजेपी के वोटर को समझाएंगे? सॉरी, मैं ऐसे ही, मैं आप आपस में बात हो रही है, आप बीजेपी की आप एयर टाइम जाया कर रहे हैं। ओके, सॉरी। इस बारे में जुनूबी रियासत जो कर्नाटका है वहाँ बीजेपी ने पिछले माह एक एनिमेटेड पोस्ट भी सोशल मीडिया पे लगाई थी जिसमें कर्नाटका के वज़ीर आला मरकज़ी रहनुमा राहुल गांधी वसाइल की टोकरी में दीगर जो वर्ग या जातियां हैं उनके चूज़ों के सामने एक बड़ा सा अंडा रखते हैं जिस पर मुस्लिम लिखा हुआ है। और ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, मुझे समझाना नहीं आता है, लिहाजा आप ये खुद ही देख लीजिए पोस्ट। यानी एक दाढ़ी टोपी वाला चूजा निकलता है, उसको सारा वो खिलाते पिलाते मुसलमान और वो बाकी जो चूजे हैं उन्हें खा जाता है। अच्छा, मुसलमान सियासी रहनुमा और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मुसलमान सियासी रहनुमा और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि इस पोस्ट को हटवाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने एक्स ट्विटर वालों को खत लिख दिया कि भाई ये पोस्ट हटा दो। कल शाम तक तो ये एक्स पे मौजूद थी और 9 मिलियन व्यूज आ चुके थे। आगे का बता दें। अब हट गई है इलेक्शन होने के बाद। इलेक्शन होने के बाद ना बेहतरीन काम तो हो गया। अच्छा, एक और वीडियो जो है वो भी हटाई गई है। उसमें भी एनिमेशन ये थी कि मुसलमान हमलावर बाहर से आते हैं, यहाँ के पुराने जो प्राचीन रजवाड़े जो हैं उनमें और मंदिरों की लूटमार वगैरह करते हैं, वो जो सब कुछ वो पढ़ाया जाता है। अच्छा, वो भी हटा दी गई है। अच्छा, गुज़िश्ता माह कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मुनाफरत फैलाने और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पामाली के खिलाफ कर्नाटका में उसकी हुकूमत है तो वहाँ एक FIR दर्ज करवाई, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस के मंशूर पे चोट की थी कि ये कांग्रेस का कम और मुस्लिम लीग का मंशूर ज़्यादा लगता है। अच्छा, बेसिकली ये जो जुमला है ये मोदी जी ने बिहार में एक इलेक्शन रैली जो है, चुनाव रैली, उससे खिताब करते हुए कहा था। और उस वक्त होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बराह रास्त मोदी जी को से सवाल करता, भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहाँ से गया। अच्छा, आपने लव जिहाद सुना होगा? जी बिल्कुल। आपने भूमि जहाद सुना होगा, यानी ज़मीन पे कब्जा हमें थूक जिहाद भी सुना है। अच्छा, इस बार मोदी जी ने रियासत गुजरात में वोट जहाद मुतारिफ कराया है। अच्छा, इसका पस मंज़र ये है कि यूपी में समाजवादी पार्टी, जो अब कहीं नज़र नहीं आ रही, उसकी एक उम्मीदवार है मारिया आलम। उन्होंने अपने एक जलसे में कहा कि मोदी को निकालने का एक ही तरीक़ा है कि मुसलमान इलेक्शन को जहाद समझ के ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। अच्छा, हंगामा हो गया जाहिर है मीडिया पे कि जहाद आ गया। अच्छा, तो मारिया ने कहा कि भाई ये अरबी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है कोशिश, स्ट्रगल, कोशिश। लेकिन बीजेपी का आपको पता है वो लेवड़े ये जो लाइनर है। तो मोदी जी ने गुजरात में अपने हामियों को गरमाया कि मैं ना कहता था कि ये जहादी जो हैं देश और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। अब ये वोट जहाद पे उतर आए हैं। ठीक है, इशारा आप समझ गए होंगे। 20,000 दस्तखतों पे मुश्तमिल एक याददाश्त इलेक्शन कमीशन के सामने रखी हुई है कि नरेंद्र मोदी खुल्लम खुल्ला, वज़ीर आज़म तो सबका होता है ना, लेकिन नरेंद्र मोदी खुल्लम खुल्ला मजहबी नफ़रत को बढ़ावा दे रहे हैं, लिहाजा उन्हें इलेक्शन लड़ने से
ना अहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ना इलेक्शन कमीशन, हाँ, तो वो गौर कर रहे हैं इस जी पर। बिल्कुल। अच्छा, गुज़िश्ता महीने आपको याद होगा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो आतंकवादी हैं अगर भाग के पाकिस्तान भी चले जाएं तो हम वहाँ उन्हें घुस के मारेंगे। अच्छा, और वो मार भी रहे। वॉशिंगटन पोस्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते एक जो है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शाया की थी कि रॉ के जो बैरून मुल्क कातिल दस्ते हैं उनका पूरा नेटवर्क किस तरह से काम करता है उस पर। तो वाइट हाउस ने दिल्ली को कहा कि भाई साहब ये ज़रा इसको ज़रा सीरियसली पढ़िएगा, ये कोई मजाक बात नहीं है, इस रिपोर्ट पे ज़रा ध्यान दें। मोदी जी ने इस बात को पे जो ध्यान दिया उसका सबूत ये है कि गुजरात में, अच्छा गुजरात में अब पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है, गुजरात में फरमाते हैं वो एक जलसे में कि पिछली सरकारें आतंकवादियों को शरण देने वाले देशों को बस एक एहतिजाजी चिट्ठी भेज के समझती थी कि फरजदा हो गया, मगर नया भारत भेजने वाला नहीं, आतंकवादियों की छुट्टी कराने वाला। जी जी, नहीं माल ऑडिटरी तो है ना, इन्होंने कांग्रेस का हवाला दिया कि वो डॉसियर भेजते थे। हाँ हाँ हाँ, और हम घर में घुस के मारते हैं। हाँ, अच्छा देखो, ये वही है ना कि देखो हर बंदा मिसाइल नहीं बन सकता, ठीक है। अब एक चीज़ होती है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। मैं पाकिस्तान, लेकिन गरीबों का शाहरुख खान तो, हाँ, अब मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे तो कोई भी घुस के किसी को भी मार सकता है। मैं तो बड़ी क्लियर बात है ना यार, वो तो काबुल से भी आ जाते हाँ, हैं, काबुल से भी आ जाते हैं, हर दिन ही आ रहे होते हैं ना। अब यूएस कनाडा में अभी अब इंडाइटमेंट्स हो रही है, वॉशिंगटन पोस्ट में और यूएस में, हालांकि डिप्लोमेटिक लेवल पर इसको थोड़ा सा हल्का कर ट्वीट कर रहे हैं, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक्स निकाले हैं टू इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स। अब एक चीज़ होती है ऑफिशियल मतलब प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, कि आप मारो लेकिन आप इतनी वाज़ेह ट्रेल ना छोड़ो पीछे। तो अभी भी मतलब वो कहते हैं ना कि काम सफाई से नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो आपने बात की ना कि मोदी के लेवल पर इस तरह की बातें हो रही है। जब आप थोड़ी सी निचली सतह पर आए तो इससे और बड़ी मज़ेदार बातें होती हैं, जैसे कि बीजेपी के एक लीडर है रजनीत बहादुर श्रीवास्तव, और उसने कहा है कि जी आप मोदी, अगर आपने मुसलमानों को ख़त्म करना है ना तो आपने मोदी को वोट देना। और जो मुद्दा है उनका बड़ा मज़ेदार है, और वो ये है कि जी पिछले 5 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ना बहुत नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को, उनकी मोराल को। और अगर आप इनकी नस्ल को ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप वही कि मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, ब्ला 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 ब्ला, और थोड़ी देर में ये मतलब पावर ले लेंगे हमारे से। और उसने कहा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद हम चीन से मशीनें मंगवाएंगे जिससे कोई 10 से 12 हज़ार मुसलमानों की दाढ़ियां अब हम बुन सकेंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो मशीन एक वक्त पर 10 से 12 हज़ार को करेगी, और चीन से क्यों मंगवा रहे हैं, क्योंकि वैसे ही आपसे दुश्मनी है, और फिर इनको हम हिंदू बना देंगे, और अगर आपने वोट नहीं दिया तो फिर आपको पता है कि क्या नताइज होंगे, ये फिर टेक ओवर कर जाएंगे। हाँ वही है, ये तो चलता रहता ऊपर से जब आप लाइन दे देते हैं कि पढ़ जाओ तो नीचे वाला जाएगा उससे डबल। एक इशू जो इंडिया की राजनीति में बड़ा अहम रहा है वो कोटा सिस्टम है ना, वहाँ का महत्वपूर्ण है, और उस पर जो बहस चलती रहती है। हाँ, इनको नहीं चैलेंज कीजिएगा, ये हिंदी में आपको लटा देंगे, फटार देंगे। अच्छा, तो वहाँ पे जो पसमानदा आते हैं, दलित हैं, कबायली हैं, दूसरे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उन सबका है। इस कैंपेन में वो इसको भी वो कर रहे हैं क्योंकि मुसलमानों के लिए वो अंडे, बाकी अंडे वो उनके ही थे ना, उनके ही, कि जो उनकी जो सीट्स हैं कहीं कहीं पे ये कह रहे हैं कि हम रीडिस्ट्रीब्यूट करें इसको, उनकी तादाद ज़्यादा है, वो गुर्बत में ज़्यादा हैं, वो पसमानदा ज़्यादा हैं, और इसको भी उन्होंने बड़ा इशू बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको पता है सिंध में कोटा सिस्टम पे 50 साल से सियासत हो रही है ना, आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 10 टाइम्स के भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट, ये तो पूरे मुल्क का है। अच्छा, अब ये इनमें से कोई चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है, और बीजेपी की अगर आप स्ट्रेटेजी देखें, कहते हैं ना कि इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। अगर कोई चीज़ चल रही है तो फिर उसको तब्दील ना करें, और अगर आप इनकी मतलब डेवलपमेंट अपनी जगह वो एक इनके बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैंक है, मैं मानता हूँ। लेकिन चलिए आप देखें तो अडवाणी साहब की जो रथ यात्रा थी उससे एक ग्राफ इनका ऊपर गया, गुजरात राइट्स ग्राफ ऊपर गया, बाबरी मस्जिद ग्राफ ऊपर गया। तो जब इन चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलता रहा है हिस्टोरिकली, तो फिर आप इसको लेकिन वो होता है ना इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि अब आपने जो फायदा लेना था ले लिया, अब इन्फ्लेशन, गुर्बत, गरीबी, दैट इज कैचिंग अप विद यू। चलें, तो भारत के इलेक्शन पे हम आइंदा भी बात करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और फिर बात करेंगे गजा की।